दृष्टि के इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। इनमें कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें कुछ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए, सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहाँ शक्तियों का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। दूसरा दिया है, सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। तीसरा कथन है, महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे। डी है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया। तो आपको इसमें से सही चुनना है, तो बताइए कौन सा सही है। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके समझ लिया होगा और अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। अगर देखें सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहाँ शक्तियों का प्रयोग सभी समूहों द्वारा किया जाता तो बिल्कुल गलत है। शक्तियों का प्रयोग लोगों के समूह द्वारा नहीं किया था। कुछ जगह राजतंत्री था, आप लोगों को पता है राजा एक ही होता है, शक्तियों को शेयर नहीं करता है वो। गणतंत्रात्मक कुछ ही व्यवस्थाएं थी जिनमें से कुछ थे, जैसे कि हो गया मत्स्य और कुछ और हो गए, वो गणतंत्रात्मक थी। बज्जी, मल, ये गणतंत्रात्मक थी, लेकिन ज़्यादातर राजतंत्री थी। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ शक्तियों का प्रयोग एक समूह के द्वारा किया था, तो ये गलत है। दूसरा देखें, दूसरा भी इसलिए गलत है, कह रहा है सभी महाजनपद पूर्व में अवस्थित थे। अगर सभी पूर्व में अवस्थित थे तो अवंती को ले लीजिए और अस्मक, मत्स्य, ये सब तो साउथ में, वेस्ट में थे, तो सभी पूर्व में कैसे हो सकते हैं। तो बी भी गलत हो गया। अगर सी देखा जाए सही है या नहीं, तो कह रहा है यहाँ पे कोई सेना नहीं रखते थे, जबकि ये गलत है, सेना रखते थे। महाजनपद अपनी सेना खुद रखते थे, तो ये भी गलत है। डी देखा जाए तो डी सही है। क्यों सही है? क्योंकि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। वो 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। जैसे कि बौद्ध ग्रंथ देखा जाए तो अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। तो डी इसका सही आंसर है। तो इसका कुछ हम यहाँ पे चित्र में देख लेते हैं। जैसे कि आप पूछ लेगा आपको ईस्ट से वेस्ट सजाइए या वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ से साउथ सजाइए, तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। अंग निका, यहाँ पे हम अंग है, मगध, इनका कैपिटल कई बार पूछ लेता तो कैपिटल भी ध्यान देते रहिएगा। अंग का कैपिटल है चंपा, मगध का कैपिटल है राजगीर, काशी, बनारस, ये तो आप जानते ही होंगे। कौशल, श्रावस्ती हो गया। और यहाँ पे अवंती देख लीजिए, अवंती का उज्जैन है। मत्स्य का है यहाँ पे, अस्मक यहाँ पे देख लीजिए। इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वीडियो पॉज करके आप थोड़ा समझ लीजिए। कुरु यहाँ पे है, तो इन सारी चीज़ों को, कौशल, मल यहाँ पे है, तो इन सबको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में जनपद बड़े राज्य के निर्माण के सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6वीं शताब्दी में जनपद अर्थात बड़े राज्य के निर्माण में सहायक कारकों का के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपद के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनी। दूसरा कह रहा है, नए कृषि उपकरणों की सहायता से अत्यधिक अनाज का उत्पादन होने लगा। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या है, ए सही है या बी सही है? बी में केवल 2 है, ए में केवल 1 है, सी में दिया है दोनों सही है, डी में दिया कोई नहीं सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें देखा जाए तो दोनों सही हैं। क्यों? क्योंकि लोहे का व्यापक उपयोग हुआ, अच्छे अच्छे हथियार बने, कृषि के लिए हल बना जिसकी वजह से उत्पादन ज़्यादा बढ़ा, वनों को काट करके अच्छे अच्छे रथ बनाए गए जिससे परिवहन किया जाए, नौका बनाया गया। तो ये सारे सबका उपयोग करके बहुत ज़्यादा विकास किया अपना क्षेत्र का धीरे धीरे विस्तार के हथियारों का अच्छे हथियारों का उपयोग करके। तो ये बिल्कुल सही है। ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी में बड़े राज्यों का निर्माण का एक बहुत बड़ा सहायक कार्य था लोहा। दूसरा कारक देखा जाए तो इस नए कृषि उपकरणों की सहायता से अत्यधिक उत्पादन हुआ, तो बिल्कुल सही है। पहला कथन दूसरे को ही प्रमोट कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा सी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सी ही चूज किया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कथन कह रहा है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी हमने पिछला क्वेश्चन में बस सोचे थे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया। तो अब बताइए, पहला कह रहा है पूर्व से पश्चिम दिशा में सजाना है। पहला कह रहा है अंग, मगध, काशी, कौशल, मत्स्य। मत्स्य कहाँ पे था आप लोग सोचिए। दूसरा है अंग, मगध, कौशल, काशी, मत्स्य। तो काशी और कौशल को बस ध्यान में रखिए। अंग और मगध तो लगभग सभी में दिए हुए हैं, 2 में दिए हुए हैं, अंग और मगध पास में ही थे। तो हमें अगर देखें तो मगध पहले तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अंग था पहले, इनमें भी उल्टा दिया हुआ था, इसलिए 2 तो सी और डी तो आप काट सकते हैं। अब देखा जाए ए बी में मगध और अंग दोनों तो सही हैं। कौशल, काशी, इनमें आप चूज करके बताइए। तो इनमें अगर देखा जाए तो बी सही है। कौशल पहले होगा, फिर काशी होगा, फिर मत्स्य होगा। काशी क्योंकि थोड़ा सा वेस्ट में है, काशी कौशल के थोड़ा सा वेस्ट में है, तो इसका सही आंसर बी होगा। आप यहाँ पे मैप तो नहीं दिया है, आप इसी मैप में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कौशल जो है वो काशी के थोड़ा सा वेस्ट में है, तो आप यहाँ समझ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौशल जो था काशी के थोड़े से वेस्ट में था, तो सही था, बी उसका आंसर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दिया, महाजनपद काल दिया, उसकी राजधानी। अब बताइए कौन सा इसमें सही है, मिलान कीजिए। अंग का कैपिटल कौन सा था, मगध का कैपिटल कहाँ था, काशी का कैपिटल कहाँ था। काशी का तो सभी लोग निकल लगा लेंगे, बनारसी। कौशल का कैपिटल कहाँ था, आप सोचिए।
अगर यहाँ देखा जाए तो अंग का कैपिटल चंपा था, जो कि हमने बताया। मगध का कैपिटल कहाँ था? मगध का कैपिटल था राजगीर, बी। अब इतने से ही चूज करिए आंसर कहाँ जा रहा है। ए का दो, ए का दो केवल एक ही में लिख दिया हुआ, वो है सी। आप इस तरीके से भी छांट सकते हैं, केवल एक का आंसर पता हो तो आप ढूंढ सकते हैं। अगर हमें इस केवल अंग का पता था जो कि चंपा है, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते थे। देखिए यहाँ पे सी इसका आंसर है, क्योंकि इसी में केवल दिया हुआ एक का दो। तो इस तरीके से केवल एक की नॉलेज हो तो भी कर सकते हैं, लेकिन आप सारा मिला के यहाँ देख सकते हैं। अगर डी का देखा जाए तो डी का चार है, कौशल का श्रावस्ती है। आप यहाँ सारा देख सकते हैं, ब्यूरो फिर से वही चित्र लगाया गया, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य दिया, उनकी राजधानी फिर से दोबारा आ गया। मल कहाँ पे थे? मल का दिया कुशीनारा। वत्स, वत्स का बताइए कहाँ पे था? लिच्छवी, लिच्छवी का कहाँ था? तो आप लोग सोच करके बताइए कौन सा सुमलित है, कौन सा सुमलित नहीं है। तो अगर हम देखें तो इसमें है श्रावस्ती जो है वत्स की राजधानी है या नहीं, आप बताइए। अगर वत्स की राजधानी श्रावस्ती है तो अंग की राजधानी कौन सी है? उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो हम फिर मिलाते हैं, इसको देखते हैं। इसमें पहले देखिए मल का कुशीनारा है, ये सबको पता होगा। वस्त का श्रावस्ती कैसे हो सकता है? वस्त का श्रावस्ती नहीं है। वस्त का है कौसंबी। लिच्छवी का वैशाली है, ये तो सबको पता होगा। तो ऐसे देखें तो इसका सी आंसर करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे मल का कुशीनारा, वत्स का कौसंबी, लिच्छवी का वैशाली। तो इसका ऐसे में सी आंसर करेक्ट था। लिच्छवी का वैशाली दिया हुआ था, मल का कुशीनारा, वत्स का कौसंबी है लेकिन कौसंबी नहीं दिया हुआ था, श्रावस्ती दे दिया हुआ था, जो कि श्रावस्ती है कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इसलिए वहाँ पे दे दिया होता कौसंबी। कौसंबी है वत्स की, न कि कौशल है श्रावस्ती की राजधानी। श्रावस्ती है कौशल की राजधानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बिंबिसार ने उसे योग्यता के आधार पर राजा बनाया था। बताइए अब क्या योग्यता के आधार पर राजा बनाया था? उसने काशी वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। तो आप चयन करिए सही आंसर का। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों सही है, डी कोई भी सही नहीं है। तो आप सोच करके बताइए कौन सा सही है। उम्मीद आपने सही आंसर चूज किया होगा। इसका सही आंसर बी है, क्योंकि उसको योग्यता के आधार पर नहीं, इसने अपने पिता का हत्या करके ही इस गद्दी पर बैठा हुआ था, न कि इसको योग्यता के आधार पर इसके राज्य मतलब बिंबिसार ने इसको गद्दी पर बैठाया था। ये गलत है, योग्यता के आधार पर नहीं, हत्या करके बैठा था। तो जैसे ही आप एक गलत करेंगे तो दो ही करेक्ट है। उसने काशी वैशाली राज्य को अपने राज्य में मिलाया था। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे विवरण नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ विवरण दिए हुए हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा डाल दिया है। अब देखिए प्रथम बौद्ध जो समिति हुई थी, सभा कभी बैठक हुई थी, वो राजगीर में हुई थी। और इत्तेफाक की बात है राजा शत्रु के ही शासनकाल में हुई थी, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाकी सारे लोगों को आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरी था प्रथम बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। विनय पिटक सुत पिटक का संकलन भी इसी के समय हुआ था, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो हमने यहाँ पर उसका विवरण डाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया? अब बताइए इनमें से किसके पास सारी ऐसी चीज़ें, हाथियों का सबसे, सॉरी हमने हथियार बोल दिया था, हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था, हाथी है। तो आप यहाँ बताइए कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ पे जंगल वन ऐसी चीज़ें पाई जाती जहाँ से हाथियों को पकड़ा जा सके? ऐसे ही मिलेगा आपको मगध। मगध के बहुत घना वन था जहाँ से हाथियों को पकड़ करके, लकड़ी भी वहाँ पर अच्छे खासे मिलते थे, तो उनका उपयोग करके ये लोग अपने साम्राज्य का विस्तार किए। तो इन्होंने हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया था, वह है मगध। अब इसमें मिलान करना अगले क्वेश्चन में। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप व्यवस्थित कीजिए। इनमें से सबसे पहले कौन था? हर्यक वंश। एक कह रहा है हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश सबसे लास्ट में था, ये आप सोच के बताइए। दूसरा कह रहा है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तीसरा है नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो नंद वंश इतना पहले कैसे आ सकता है? तो सी आप काट सकते हैं। अगर डी देखा जाए तो डी भी काट सकते हैं, क्योंकि शिशुनाग वंश, नंद वंश तो ये तो ठीक है, आगे पीछे। हर्यक वंश इनसे पीछे कैसे हो सकता है? तो ये भी आप काट सकते हैं, डी। और पहले में देखा जाए, पहले में क्या गड़बड़ है? इन दोनों में रिप्लेस कर दिया गया है। पहले में, पहले हर्यक वंश है, होना चाहिए शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये करेक्ट है, बी इसका सही आंसर है। आप देखिए नंद वंश के समय में ही युद्ध हुआ था, सिकंदर ने आक्रमण किया था नंद वंश के समय में, जिसके प्रभाव को मौर्य शासनकाल में देखा जा सकता है। अनेक स्तंभों में मौर्य काल के शासनकाल में सिकंदर के उनके लेखों का ही ब्यौरा देखा जा सकता है मौर्य के, अशोक के शासनकाल में। तो इसका आंसर सही था, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड का आरंभ हुआ था। छठी सदी में उत्तरी काला पालिशदार मृदभांडों का आरंभ हुआ था। दो कह रहा है यह भारत का द्वितीय नगरीकरण कहलाता है। तीसरा कह रहा है कथन इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग देखने को मिलता है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, दूसरा बी है, दो और तीन सी है, एक और दो डी है सभी। आप चयन करके सही उत्तर को बताइए कौन सा इसमें से सही है। अगर हम देखें इनमें से सही आंसर, इसमें सही आंसर है केवल सी। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे दिया गया है इस काल में पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग होता था, तो ये बिल्कुल गलत है। छठी सदी में नहीं होता, छठी सदी ईसा पूर्व में नहीं हुआ था, ये तीसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। तो अब इस चीज़ को याद रखिएगा, छल्लेदार
कुओं और पकी ईंटों का उपयोग 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था, न कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में। इसलिए तीसरा गलत है। जैसे ही तीसरा गलत होता है तो हमें आंसर मिल जाता है सी, क्योंकि हमने देखा था अभी मगध में लोहे के हल आए तो उनसे कृषि का उत्पादन बढ़ा, कृषि का उत्पादन बढ़ा तो वाणिज्य बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा तो नगरों में व्यवसायी बढ़े, तो ऐसे में नगरीकरण प्रारंभ हो गया था 6ठी शताब्दी में। बिल्कुल सही है। पालिशदार काला पालिशदार मृदभांड आरंभ हो गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। तो हमें सही आंसर सी है हमारा। तो आप याद रखिएगा 3री सदी ईसा पूर्व में ही पकी ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग हुआ था। तो आप बताइए छल्लेदार ईंटों का इसका उदाहरण कहाँ मिलता है, मतलब जब खदान हुआ था, खनन, तो पुरातत्वविदों को कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला था? आप सोच करके बताइए। चलिए आप कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है कुछ विवरण, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। जो हमने किया अभी बताया वही सारे विवरण यहाँ पे भी दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस काल में वाणिकों ने श्रमिकों का निर्माण आरंभ कर दिया था। इस काल में वाणिकों ने श्रेणियों का, सॉरी हमने श्रमिक पढ़ दिया है, श्रेणियों का निर्माण आरंभ कर दिया था। वाराणसी मुख्य व्यापार केंद्र था। तीसरा है, इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो उम्मीद है आपने इसका सही आंसर चयन कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि इस काल में जो व्यापारी थे वो श्रेणियों का निर्माण शुरू कर देते। जैसे बढ़ई का श्रेणी जो फर्नीचर का काम करेंगे, लोहार की श्रेणी जो लोहे का काम करेंगे, ऐसे श्रेणियाँ बननी शुरू हो गई थी इस काल में। 6ठी सदी ईसा पूर्व में श्रेणियाँ बननी शुरू हो गई थी और वाराणसी मुख्य व्यापार केंद्र था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा देखा जाए तो इस काल में धातु के सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था, तो ये भी सही है। सिक्कों के द्वारा ही व्यापार होता था, तो ये सही है। सिक्कों के बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं, तो उससे पता चलता है कि इस समय व्यापार शुरू हो गया था सिक्कों से। तो तीनों सही था, इसमें डी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें से असत्य चुनना है, तो बताइए कौन सा असत्य है। पहला है ए, किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। बी है, पाली ग्रंथ में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। सी है, भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। डी है, शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ था। तो बताइए इनमें कौन सा गलत है? शतमान क्या था? शतमान इस समय सिक्का था, न कि ग्रंथ था। बिल्कुल ये गलत है। शतमान और निष्क जो था ये मुद्रा था, मुद्रा सिक्का था, न कि ग्रंथ था। तो डी हमारा यहाँ गलत है, जो कि हमारा ये आंसर हो जाता है। बाकी सारे सही हैं। भोजक ग्राम का मुखिया होता था, बिल्कुल सही है। पाली ग्रंथ में गांव को 3 प्रकार का बताया गया है। देखिए गांव को 3 प्रकार से इस तरह से बताया गया है कि पहला उपनगरी गांव था, ठीक। दूसरा, जहाँ पे उपनगरी मतलब अर्थात यहाँ शिल्पकार रहते थे, बढ़ई सोनार ये सारे लोग रहते थे, लोहार ये ऐसे लोग रहते थे। दूसरा था जो नगरों को जोड़ता था उसको मध्य ग्राम बोलते थे या उपनगर बोलते थे। उपनगर हो गया, ग्राम हो गया। और तीसरा एक प्रकार का था जो था उसको सीमांत ग्राम बोलते थे, वो जंगलों से जुड़ा हुआ था और शहरों से जुड़ा हुआ था, सीमांत ग्राम था। तो 3 तरह का ग्राम बताया गया था, तो बिल्कुल सही है बी। तीसरा अगर देखा जाए तो किसान अपनी उपज का 6ठा भाग देता था, ये सबको पता होगा, तो पहला सभी लोगों ने सही लगाया होगा। लेकिन डी इसमें गलत था। शतमान जो था, शतमान और निष्क ये मुद्रा था जिस पे अलंकरण किया हुआ था। अच्छा, तो डी इसका गलत है, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकारी वर्ग के बारे में बताया है 6ठी शताब्दी के 6ठी सदी ईसा पूर्व के अधिकारी वर्ग। पहला है, महामात्र इस काल के उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। तो बताइए क्या होते थे? अगला है बी, अर्थात दूसरा। तो इसमें 2 देखते हैं। शुल्काध्यक्ष इस काल में कर वसूली करते थे। तो बताइए क्या ये कर वसूली करते थे शुल्काध्यक्ष? तीसरा है, बलि साधक चुंगी वसूलने वाले अधिकारी होते थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? आप सोच के बताइए। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। शुल्का अध्यक्ष जो होता था ये चुंगी वसूलता था, न कि कर वसूलता था। ये चुंगी वसूलता था। चुंगी मतलब होता है कि आप किसी महानगर में हैं तो उनमें दूसरे राज्य से गाड़ियाँ इंटर करेंगे, तो जो भी वस्तु लेके आएंगे उस पर आप कर वसूल सकते थे। अभी तो जीएसटी आने के बाद खत्म हो गया, नहीं तो अभी तक चलता था ये। जीएसटी से पहले तक चुंगी कर चलता था, महानगर वसूलते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये खत्म हो गया। तो कोई और राज्य का सामान व्यापारी अगर इंटर करता था उसे चुंगी वसूलने का काम कौन करता था? शुल्क का अध्यक्ष करता था। अगर बलि साधक का देखें तो बलि साधक क्या करता था? कृषकों से कर वसूलता था, बलि साधक। तो इसका ये भी गलत है। 2 और 3 गलत है इसमें। हमारा आंसर सही है ए। अब देखिए ए किस में है, तो बी में है। बी आंसर सही है। बलि साधक किसानों से कर वसूलता था, शुल्क का अध्यक्ष जो था वो चुंगी वसूलता था। पहला तो सही है। इस काल में उच्च कोर्ट के अधिकारी होते थे महामात्र, तो ये बिल्कुल सही है। उच्च कोर्ट के अधिकारी होते थे, जैसे कि वर्तमान में आईएएस होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, ये उच्च कोर्ट के अधिकारी होते हैं। तो उसी तरह से उस समय होते थे महामात्र, वो उच्च कोर्ट के अधिकारी होते थे। तो एक सही है इसमें, बाकी ये दोनों तो गलत है। आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया कैसे गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 17वां, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विधि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इस काल में हुआ। दूसरा है, वर्ण भेद के आधार पर व्यवहार विधि दंड विधि का निर्धारण हुआ। आप बताइए इनमें से क्या कौन सा सही है? ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी कोई नहीं सही है। तो आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा सही है।
तो अगर देखें तो इनमें दोनों सही है, क्योंकि 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव काल इस काल में प्रारंभ हुआ था। वर्ण भेद के आधार पर व्यवहार विधि, दंड विधि का निर्धारण किया गया था। जब आप एंसेंट इंडिया पढ़ेंगे, 6वीं सदी से पूर्व के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप पाएंगे अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया था। दलितों के लिए अलग था, अमीरों के लिए अलग था, व्यापारियों के लिए अलग था, ब्राह्मणों के लिए अलग था, कुछ अलग अलग था सबके लिए। तो काफ़ी जटिल था, सबको मरना ही निश्चित रहता था। आप देखेंगे तो वहाँ पे दंड देने का और दंड सुनिश्चित करने के भी कोई प्रावधान बड़े जटिल थे। तो ये दोनों कथन सही है, सी हमारा सही आंसर है। आप इसको जरूर पढ़िएगा वहाँ पे जाके। वैसे आपने पढ़ा होगा तो आप सही आंसर लगा सकते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो आप वहाँ जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो दंड विधि थी वर्ण भेद पर आधारित थी। ब्राह्मणों के लिए अलग थी और दलितों के लिए अलग थी, व्यापारियों के लिए अलग थी। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने के लिए मिलता था। तो ये सही कथन है। और भारतीय विधि और न्याय व्यवस्था का उद्भव इसी काल में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों सही था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बौद्ध जैन ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। आप बताइए मिलता है या नहीं। हमने पहले क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर लिया है। गढ़ संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में एक राजा का शासन होता था। बताइए ये सही है। गढ़ संघ नाम के से प्रसिद्ध राज्य में एक राजा का शासन होता था। कौन सा इसमें से सही है आप बताइए। क्या एक सही है, दो सही है, मतलब बी में दो सही है, सी में दोनों सही है, डी में कोई भी नहीं सही है। आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे आप पहले थोड़ी सी बारीकी ध्यान देंगे। तो गढ़ संघ, संघ मतलब होता है कई लोगों का समूह, गढ़ मतलब होता है चुना गया, कुछ लोग मिल करके चुने। तो इनमें कैसे एक राजा का शासन हो सकता है। इनमें एक राजा ने कई लोग मिलकर के खुद को राजा बताते थे, वो मिलकर शासन चलाते थे, तो उसको गढ़ या संघ बोला जाता था। राज्यों का, भारत राज्यों का संघ है, तो मतलब कई सारे राज्य मिलकर के भारत का निर्माण करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते थे, इसलिए इसको काट सकते थे। दूसरा करते ही आप पहला देखें तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था कि 16 महाजनपदों के विवरण किसमें दिए गए थे। आप बताइए। अंगुत्तर निकाय, महावस्त्र और भगवती सूत्र में हमने देखा था इसका विवरण दिया गया था। तो भगवती सूत्र किसका था। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ था। और अंगुत्तर निकाय महावस्तु ये दोनों थे बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा तथ्यों को। उसमें दिया गया था 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग बस जाते थे। दूसरा कथन कह रहा है, इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी थी। तीसरा है, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना अवैध माना जाता था। चौथा कथन कह रहा है, शासकों का प्रमुख कार्य किसान, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से भेंट या कर वसूल माना जाता था। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या एक और दो सही है। ए कह रहा है कि केवल एक दो सही है, बी कह रहा है दो और तीन सही है, सी कह रहा है सब दो एक दो तीन एक दो चार सही है, डी कह रहा है सभी सही है। तो आप चुन के बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो हम इसमें देखें तो पहला देखें कथन, जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग बस जाते थे, तो ये बिल्कुल सही है पहला। दूसरा देखें तो इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी थी, तो ये भी सही है। तीन देखें तो पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्रित करना अवैध माना जाता था। आप थोड़ा सा बारीकी सोचिए, इन ब्राह्मणों को फंड कौन करता था। राजा करता था। अब राजा के ही विपक्ष में ये कैसे कानून बना सकते थे। तो इम्पॉसिबल है, ये लोग राजा के विपक्ष में पड़े। अवैध नहीं वैध माना जाता था, राजा जो चाहेगा वही वैध रहेगा, इसलिए ये गलत है तीसरा। दूसरा देखें, शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, जो लोग शासक होते थे उनका प्रमुख कार्य होता था किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर लेना, भेंट वसूल करना, ये उनका काम था जो शासक थे। तो ये भी सही है, हमारा आंसर सही होगा। एक दो और चार, एक दो चार सी में है, सी इसका सही आंसर है। उम्मीद है आपको ये डिटेल समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे। आप बताइए। अच्छी उपज था या नहीं। दूसरा, लोहे के खदान। तीसरा है, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन। चौथा है, जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता। तो बताइए मगध के बारे में इनमें से कौन से कारण थे जो उसको सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अगर हम चार केवल देख लें तो चार के आधार पे बी, ए और बी कट जाते हैं क्योंकि इनमें नहीं दिया है। हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में देखा था कि मगध क्यों शक्तिशाली हुआ था, क्योंकि वहाँ पे हाथियाँ उपलब्ध थी। तो चार से दो कट गए। अगर एक देखें तो अच्छी उपज, क्योंकि लोहे का उपयोग किए थे तो अच्छी उपज हुई, अच्छी गहरी जुताई हुई तो अच्छी उपज हुई। तो एक किस में है, सी में नहीं है, तो हमारा आंसर सी निकल जाता है डी। इनमें सभी सही हैं। गंगा और उपनदियों के द्वारा सुलभ आवागमन था, लोहे की खदानें थीं, जंगली हाथियों का उपयोग करते थे ये लोग, तो सभी सही था, इसीलिए शक्तिशाली हो गया था मगध। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में बताइए। पहला कह रहा है, लोहे के फल और लोहे के फाल वाले हल। फाल मतलब होता है जैसे हल होता है तो वहाँ पे जो नीचे लगा रहता है उसको फाल कहते हैं। लोहे के फाल वाले हल का प्रचलन उपमहाद्वीप के कुछ भागों तक ही सीमित था। नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इनमें देखा जाए तो दोनों सही है, क्योंकि
भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ हल्का लोहे का प्रयोग, जैसे कि हो गया पंजाब राजस्थान के कुछ शुष्क क्षेत्र, वहाँ पे बाद में प्रयोग हुआ। तो ये बिल्कुल सही है, मगध के क्षेत्र में सबसे पहले शुरू हो गया था लोहे के फाल का प्रयोग, इसलिए वहाँ उत्पादन बढ़ गया था। तो ये बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा देखा जाए तो नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी, तो ये बिल्कुल सही, सिंचाई की जाती थी नहरों के माध्यम से। तो दो भी सही है, हमारा आंसर यहाँ पे सी सही है, सी इसका सही आंसर है। तो आप सी लगाइए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए क्या है इसमें। पहला कह रहा है व्यापारिक मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले धन वसूला जाता था। दूसरा कह रहा है धनी व्यापारियों के मसोत्थवन अथवा सत्थवा कहा जाता था। मत्स्यत्वन और सतवहन व सतथवा कहा जाता था। सी है। मतलब तीसरा कथन है मसाले, कपड़े, जड़ी बूटी अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागरीय क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता था। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो पहला सही है, ए के अनुसार केवल पहला सही है, बी 1 और 2 सही है, सी केवल 3 सही है, डी सभी सही है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अगर देखा जाए तो व्यापारी मार्गों को जो राजा होते थे वो इतना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते थे। क्यों? क्योंकि उनको धन वसूलने के लिए अवसर मिलता था, सुरक्षा देते थे व्यापारियों को, तो धन वसूलते थे उसके बदले में। तो पहला कथन सही है। इसके आधार पर उसको समझने के लिए सबसे आसानी से समझ सकते हैं टोल टैक्स। टोल टैक्स समझ लीजिए, स्टैंड टैक्स समझ लीजिए, वो सारे जो कर वसूले जाते हैं वहाँ से लिए जाते हैं आपसे, वो कुछ इसी तरह का था। आप उधर से गुजर रहे हैं कोई शिप लेकर के कोई व्यापारी, तो आप उससे कर वसूलते थे लोग। दूसरा देखा जाए धनी व्यापारियों के को मसोत्था मतलब होता था, ये तमिल भाषा का मसोत्थवन जो था तमिल भाषा था, ये व्यापारियों के लिए उपयोग होता था। और प्राकृत भाषा थी सतथवा जो था ये प्राकृत भाषा था, और मसोत्थवन ये तमिल भाषा था। ये दोनों व्यापारियों के लिए उपयोग होता था, तो ये बिल्कुल दूसरा सही है। तीसरा देखा जाए मसाले, कपड़े, जड़ी बूटी का अरब सागर के रास्ते उपयोग थी, इनका व्यापार किया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उस समय जो इसका व्यापार बहुत ज़्यादा होता था और इनका उपयोग खूब सारा मांग किया जाता था, तो इसलिए ये भी सही है। तो रोमन साम्राज्य में इनकी ज़्यादा डिमांड थी खास करके, तो इसलिए उस रास्ते इनको पहुंचाया जाता था। तो इनमें अगर देखा जाए हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद, वनंद और सुखदा को देने वाला कौन है। ए पौधे हैं, बी जानवर हैं, सी नदी है, डी पशु है। आप सोच के बताइए इनमें से कौन सा है जो आनंद, वनंद और सुखदा को देने वाला कहा जाता, मतलब बौद्ध के ग्रंथ में सुत्त पिटक में कहा गया है। तो इनमें देखा जाए तो आप सोच के बताइए पहले कौन सा सही आंसर है। चलिए हम बताते हैं इसमें डी इसका सही है, क्योंकि पशु को बोला गया था, पशु को बोला गया था आनंद, वनंद और सुखदा देने वाला था पशु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल। यहाँ पे पूछा गया कौन सा गलत है, मतलब इनका कौन सा धर्म को इन्होंने संरक्षण दिया था। तो आप बताइए किसने कौन सा धर्म को संरक्षण दिया था। तो कलिंग खारवेल ने कौन सा धर्म को संरक्षण दिया था, आप सोच के बताइए। तो इनमें देखा जाए तो कलिंग खारवेल ने कौन से धर्म को संरक्षण दिया था। कलिंग खारवेल ने जैन धर्म को दिया था, न कि बौद्ध धर्म को। तो पहला गलत है। दूसरा देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानते थे, जैन धर्म को या बौद्ध धर्म को। तो जैन धर्म को मानते थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है गौड़ नरेश शशांक बौद्ध धर्म को मानता था। ये कैसे हो सकता है, इसने तो जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी को काट दिया था, तो ये बौद्ध धर्म को कैसे मान सकता है। ये ब्राह्मण धर्म को मानता था, तो ये भी गलत है। 3 गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म को मानता था, ये कैसे हो सकता है, ये भी तो ब्राह्मण धर्म को मानता था। कई सारे ब्राह्मण मतलब वह बिहारों में वहाँ पे जो लोग रहते थे भिक्षु, उनकी हत्या करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, तो ये भी गलत है। चौथा गलत है। 1, 3, 4 गलत है। और लास्ट देखा जाए हेलियोडोरस भागवत धर्म को मानता था, तो हेलियोडोरस भागवत धर्म को मानता था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके तत्कालीन समाज के बारे में अगर देखा जाए तो हमें मिलता है ये बिल्कुल सही है। जैसे कि हो गया वासुदेव कृष्ण की पूजा करता था ये, और यूनानी ग्रंथों में भी कुछ कई जगह मिला हुआ है। वासुदेव का शिलालेख सबसे लोकप्रिय है, उसमें भी ये पाया गया है कि ये भागवत धर्म को मानता था। तो 5 सही है। 2 और 5 इसमें उसको काट दीजिए, 2 इसमें भी है, इसको काट देते हैं। 5 इसमें इसको काट देते हैं, डी में भी 5 है उसको काट देते हैं। तो सी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा था गलत कौन सा है, तो गलत हमारा सी और डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह विद्रोह दक्षिण भारत में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ उठा, जिसमें पांड्य, पल्लव और बादामी चालुक्य ने संयुक्त रूप से दबाने का प्रयास किया था। तो बताइए कौन सा वो विद्रोह था। कलभद्र विद्रोह था, कलभ्र विद्रोह था। इसने विद्रोह किया था, क्या करता था, ये राजाओं को मारता था, वहाँ पे सत्ता हथिया लेता था। तो इससे इन सबको डर लगने लगा, पांडव, पल्लव और बादामी के चालुक्यों को डर लगने लगा, तो सबने मिल करके इसको हराया था, इस पर इसका दमन किया था। और ऐसा माना जाता था कलभद्र जो थे ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, क्योंकि ये बहुत सारे बिहारों में अपना संरक्षक सहायता दिए थे, बहुत सारे भिक्षुओं को भी सपोर्ट करते थे, तो इसलिए इनको माना जाता कलभद्र जो थे इनको कलभ्रमी भी कहा जाता था। तो ये लोग जो थे बहुत सारे लोगों को समर्थन करते थे, तो ये बिल्कुल सही है। बी इसका सही आंसर है। कलभ्रमी विद्रोह जो था, कलभ्र विद्रोह
कलभ्रा विद्रोह, आप इसको प्रोनाउंसिएशन सही से कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। कलभ्रा मैं इसको पढ़ रहा हूँ, कलभ्रा विद्रोह बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे महाजनपद दिया या राजधानी दिया। अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग, मगध, कौशल और वत्स, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम देखें तो हमने पढ़ा था अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी, ना कि उज्जैन। तो ये गलत हो गया। दूसरा देखें, मगध की राजधानी राजगिरी थी, बिल्कुल सही है, हमने इसको भी देखा था। कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी, ये भी बिल्कुल सही है। वत्स की राजधानी कौसंबी थी। इनमें पूछा क्या है, सुमिलित कौन सा नहीं है। तो हम देखें तो एक केवल सुमिलित नहीं है, बाकी सब सही है। वत्स कौसंबी था, कौशल श्रावस्ती था, मगध राजगिरी था, और अंग की राजधानी चंपा थी, ना कि उज्जैन थी। तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, उज्जैन किसकी राजधानी थी। तो उज्जैन यहाँ पे अवंती की राजधानी थी, जो कि यहाँ पे दी थी अंग। अंग की राजधानी चंपा थी, न कि उज्जैन राजधानी थी अवंती की। इसमें देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धातु मुद्रा का प्रचलन, दूसरा आबादी में भारी वृद्धि, तीसरा है लकड़ी की बाड़बंदी। बाड़बंदी मतलब होता है कि किला ऐसे बना देना, जैसे कि गांव में खेतों को देखते होंगे पशु ना आ पाए इसलिए बाड़ बना देता। बाड़ा मतलब होता है फ्रेंच मतलब बॉर्डर पे आप देखे होंगे, बॉर्डर पे भी ऐसे घेर दिया था कि हमारे यहाँ से इनकी सीमा इधर है, हमारी इधर है, तो ये उसको कहते हैं बाड़बंदी। तो कह रहा है कि द्वितीय नगरीकरण से संबंधित कौन सा इनमें से है। तो आप बताइए इनमें से द्वितीय नगरीकरण से संबंधित कौन सा है। तो पहला धातु मुद्रा का प्रचलन, तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीय नगरीकरण का ये प्रचलन था, बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यापारी अब करने लगे थे व्यापार धातु मुद्रा के उपयोग द्वारा। बाटा सिस्टम तो खत्म हो गया था, धातु के द्वारा व्यापार चल रहा था। बाटा सिस्टम में होता है कि एक वस्तु दो दूसरी वस्तु लो, तो बाटा सिस्टम नहीं चला तो धातु मुद्रा चला था। तो इसे कह सकते हैं द्वितीय नगरी की ये पहचान है। आबादी में भारी वृद्धि, हाँ उत्पादन बढ़ेगा। आपने सामान्य देखा उन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है जहाँ पे समस्याएं कम होती है, खाने की किल्लत कम रहती है, पानी की अच्छी व्यवस्था होती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। बिहार में भी देख सकते हैं बहुत हाई डेंसिटी है। तो ये भी एक कारण था द्वितीय नगरीकरण का। तीसरा देखा जाए लकड़ी की बाड़बंदी, तो ये भी बिल्कुल सही है, लकड़ी की बाड़बंदी भी एक कारण था। इनमें हमें मिलता है सभी सही है, डी इसका सही आंसर है। द्वितीय नगरीकरण के सभी लक्षण थे। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, प्राचीन भारत में कुलीन वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए। पहला कथन कह रहा है कि यह यह सरकार का एक स्वरूप था जिसमें सत्ता का प्रयोग सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता था। कुलीन वर्ग में एक सरकार का ऐसा स्वरूप था जिसमें सत्ता का प्रयोग सभी लोगों द्वारा किया जाता था। क्या ये सही है? दूसरा बताइए, महाजनपद गढ़ संघ कुलीन वर्ग थे। तीसरा कथन कह रहा है महावीर बुद्ध दोनों कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे। तो आप सोच करके बताइए, कुलीन वर्ग किसको कहते हैं। कुलीन वर्ग वो होता है जो पावरफुल होता है, सत्ता उसके पास रहती है, उनको कहते हैं। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही हैं। वो ये हैं कि ये जो कह रहा है कि सत्ता का प्रयोग सभी लोगों द्वारा सामूहिक रूप से किया था, तो बताइए अब क्या किया जाता है सभी लोगों द्वारा। हमने ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी देख लिया है, तो ये गलत है। इस सरकार के स्वरूप है ये तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये दूसरा देखा जाए सभी लोगों द्वारा किया था, तो ये गलत है। पहला। दूसरा, महाजनपद गढ़ संघ कुलीन वर्ग थे, ये बिल्कुल सही है। हमने देखा कई सारे कुलीन वर्ग मिल करके एक साम्राज्य को चलाते थे, जो खुद को सभी लोग राजा मानते थे, उनको गढ़ या संघ बोलते थे। तो यहाँ तक तो सही हो गया। महाजनपद काल में कुछ में देखा जाए तो कुछ राजा अकेले ही रहते थे स्वतंत्र रूप से, तो उनको राजतंत्र कहते थे। तो महावीर और बुद्ध जो दोनों थे गढ़ और संघ से बिलोंग करते थे, तो बिल्कुल सही है। 2 और 3 सही है, इसका हमारा आंसर सही होगा सी। उम्मीद है ये आंसर समझ में आया होगा आपको, एक्सप्लेनेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृहपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह घर का प्रमुख होता था। इस पद का प्रयोग शहरी कुलीन वर्ग से आने वाले लोग जिनकी परिस्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता था। तीसरा कह रहा है भूमि पर काम करने के लिए वह दास और किराए के श्रमिकों को नियोजित करता था। तो बताइए किसको कहते थे, गृहपति। अरे वर्तमान पति को ही गृहपति समझ लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा ये चीज़ आपको। इसको समझने के लिए समझिए कि एक व्यक्ति के अंतर्गत जो लोग काम करते हैं उसको गृहपति कहते हैं। एक स्त्री भी जैसे अपने पति के अंतर्गत वर्तमान समय में काम करते हैं तो उसको भी गृहपति कहती है, पति ही कहती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये पहला देखा जाए तो वह घर का प्रमुख होता था, तो वर्तमान में पति भी तो घर का प्रमुख होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप समझेंगे तो समझ में आएगा। तो ये कुलीन वर्ग रहता था जो श्रमिकों को रखता था, उनकी स्थिति को, मतलब ये एक तरह का अमीरों को व्यक्त करने का शब्द था। तो दूसरा भी सही है। वो भूमि पर अपने कृषि क्षेत्र पर काम करवाने के लिए दासों को रखता था, किराए पर श्रमिक रखता था, तो ये भी सही है। इसके सभी विकल्प सही हैं। गृहपति जो था ये धनवान, मतलब एक तरह का कह सकते कुलीन वर्ग को रिप्रेजेंट करता था। इसका डी आंसर सही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुए धार्मिक आंदोलन के क्या कारण थे। बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे मेंस में भी पूछे जाते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलनों के मुख्य कारणों की व्याख्या करते हुए आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, या फिर व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। तो आपको उसमें करना होता है। तो यहाँ से आप कुछ विकल्प वहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि नवोदित वैश्य वर्ग, जो नया उदय हुआ था वैश्य वर्गों का, के संदर्भ में धर्म के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण। क्यों होगा नहीं भाई, क्योंकि इनको दलितों से थोड़े से ऊपर माना जाता था, इनको तो बुरा लगता ही था, इनको कोई खास सम्मान नहीं मिलता था। जो वैसे थे अमीर भी होते जा रहे थे फिर भी नहीं इनको सम्मान मिलता था, इसलिए इनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण था। उपनिषदीय विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन करना,
तो बताइए उपनिषदी विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन किया जाता था कि नहीं किया जाता था, ये आप सोच करके बताइए। तो तीसरा कथन है, तीसरा कथन में कह रहा है ये कि नए नगरों में का उदय एवं मुद्रा व्यवस्था का प्रचार, ये सही है या नहीं? तो ये बिल्कुल सही है। चौथा देखा जाए लौह तकनीकी का विकास, लौह तकनीकी का विकास तो हुआ था जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से व्यापारी बढ़े, व्यापारियों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, मतलब आयात निर्यात शुरू किया, तो ये लौह तकनीक का विकास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तीसरा देखा जाए नए नगरों का उदय, तो ये भी बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ जो किया है उपनिषदों द्वारा विचारधारा और कर्मकांडों का, उपनिषदी विचारधारा कर्मकांडों का समर्थन तो बिल्कुल गलत है। जो उपनिषद में थे वैदिक विचारधारा कर्मकांडों का समर्थन नहीं करते थे, उनकी आलोचना करते थे, उनकी बुराइयों को बताते थे ये चीज़ें गलत हैं। तो ये कैसे सही हो सकता है? तो दो गलत है इसमें। हम देखें तो 1, 3, 4 सही है, 1, 3, 4 किसमें है? ए में, एक करेक्ट आंसर है इसमें। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे, ये पहला कथन कह रहा था, दो कह रहा था उपनिषदी विचारधारा में वैदिक कर्मकांडों का समर्थन किया गया था, नहीं किया गया था ना। ये आप हमने पिछले भी सीरीज में देख लिया था कि वैदिक जो ये उपनिषद जो थे वैदिक कर्मकांडों का आलोचना करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए अग्रहार क्या था? अग्रहार जो था यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, या फिर यह सेना का प्रमुख को दी गई उपाधि थी? सी है यह संतों को ठहरने का एक स्थान था। डी है यह सिर्फ महिलाओं का एक गांव था। तो आप बताइए क्या था अग्रहार? अग्रहार देखा जाए तो ये था अपना ए, क्योंकि ये ब्राह्मणों को एक ऐसी भूमि थी, मान लीजिए इतना बड़ा टुकड़ा दे दिया गया, तो पंडितों को दे दिया गया था ब्राह्मणों को, जिस पे कर नहीं लगाया जाता था, इन पे कोई चुंगी नहीं लगती थी, ये मुफ्त रूप से यहाँ कृषि कर सकते थे। तो इसमें सही अच्छे से व्याख्या किया गया कि यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, ये इसका सही आंसर है। अब याद रखिएगा अग्रहारा मतलब ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, तो इसका सही आंसर ए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। कैसे लक्षण? ये किससे संबंध रखते हैं? ये सारे कथन दिए हुए हैं, ये इनमें से किससे संबंध रखते हैं? बिंबिसार से, अजातशत्रु से, उज्जैन से, शीशुनाग से। उसने काशी वज्जीगढ़ राज्य को एक लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया। अब यहीं से आंसर सीधे पहुंच जाएंगे, फिलहाल पढ़ लेते हैं। उम्मीद है कि आपने पहले क्वेश्चन देखा होगा जहाँ अजातशत्रु ने हमने बताया कि अपने पिता का हत्या करके, बिंबिसार का हत्या करके गद्दी हथिया लिया था, तो वहीं हमने ये बता दिया था कि ये इसने काशी वज्जीगढ़ राज्य को लंबे संघर्ष के बाद अपने राज्य में मिला लिया था। तो उसने, उसके मंत्री वस्कार ने लिच्छवी में फूट डालकर वज्जीगढ़ राज्य का पर विजय प्राप्त किया था, ये भी सही है। तो ये अजातशत्रु का ही काल था समय। इस युद्ध में उसने रथ, मूसल, महाशिलाकंटक नामक हथियारों का उपयोग किया था। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, कई सारे छोटे छोटे एग्जाम मतलब एसएससी के और सीडीएस के इन सब एग्जाम में पूछ सकता है, रथ, मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।